T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research. आखिर क्या था इसरो का चंद्रयान द्वितीय मिशन और क्यों हर कोई इस मिशन के बारे में जानने को उत्सुक था? डियर व्यूअर्स, योर टाइम के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक एक मिशन पर जुट गए थे और उस मिशन को चंद्रयान द्वितीय नाम दिया गया। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के चंद्रयान द्वितीय मिशन को लॉन्च किया जाना था और चंद्रयान द्वितीय को निर्धारित समय सीमा अनुसार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 की सहायता से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना किया गया। हालांकि पहले इस मिशन को 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, परंतु कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इसे रोक दिया गया और इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी तकनीकी खराबी को चेक किया गया। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए हमें चंद्रमा की विभिन्न सतहों का अध्ययन करना होगा और इन सतहों के अध्ययन के लिए एक व्यापक मानचित्रण की आवश्यकता पड़ेगी। इसरो के चंद्रयान प्रथम मिशन द्वारा साल 2008 में चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी के साक्ष्य खोजे गए थे। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट पर इस्तेमाल किया गया उपकरण यह पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि जो संकेत मिले हैं वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल से आए हैं या पानी के अणु से। चंद्रमा पर पानी के अणुओं के साक्ष्यों तथा चंद्रमा पर उपस्थित खनिज लवणों की मौजूदगी और उनके वितरण की जानकारी जुटाने के लिए चंद्रमा की सतह पर आगे के अध्ययन की आवश्यकता थी। इन्हीं अध्ययनों के लिए इसरो द्वारा साल 2019 में चंद्रयान द्वितीय मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश भाग सूर्य की किरणों से परे है, अर्थात यहां का अधिकांशतः भाग छाया में ही रहता है। हमेशा ठंड में रहने वाली चांद की इस सतह क्षेत्र पर जल और बर्फ के मिलने के साथ साथ प्रारंभिक सौरमंडल के जीवाश्म रिकॉर्ड के मौजूदगी की संभावना भी बढ़ जाती है। इसरो के चंद्रयान द्वितीय मिशन में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और व्यापक स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का प्रयोग किया गया, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल और पानी के अणुओं के बीच अंतर पता करने में सक्षम था और इस तकनीकी से स्पष्ट संकेत मिल चुके थे कि चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी है। इस मून मिशन में 3 मॉड्यूल शामिल थे, जिनका नाम लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर था। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। प्रज्ञान रोवर एक 6 पहियों वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वाहन था, जबकि लैंडर चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और लैंडर का दरवाजा खुलने के बाद प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक व्हीकल की तरह बाहर भेज देगा। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा के चक्कर काटते हुए मैपिंग करेगा और पृथ्वी पर चंद्रमा की पूरी जानकारी भेजता रहेगा। आइए विस्तार से जानते हैं आखिरकार क्या हुआ था इस पूरे मिशन में। चंद्रयान 22 जुलाई से 13 अगस्त तक पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट्स में ही परिक्रमा करता रहा और 13 अगस्त को चंद्रयान 2 ने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद के लिए लंबी छलांग लगाई। एक हफ्ते बाद यानी 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया और 20 अगस्त से 1 सितंबर तक यान को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा कंट्रोल करते हुए इसे चांद के नजदीकी ऑर्बिट्स तक पहुंचाया गया। चंद्रयान 2 को 3 भागों से मिलकर काम करना था।
एक ऑर्बिटर जिसको 7 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट्स में चारों तरफ परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की सतह की मैपिंग करनी थी और चंद्रमा से कीमती जानकारी को जुटाकर पृथ्वी पर इसरो के वैज्ञानिकों को भेजना था। दूसरा भाग विक्रम लैंडर का था जिसको चांद की सतह पर उतरना था। और तीसरा भाग प्रज्ञान रोवर का था जिसको विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद इससे बाहर निकलकर लगातार 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर घूमना था तथा चंद्रमा की सरफेस से जानकारी को एकत्रित करके पृथ्वी पर इसरो के वैज्ञानिकों को भेजना था। 2 सितंबर को चांद के ऑर्बिट्स की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के दूसरे भाग यानी विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से अलग किया गया और विक्रम लैंडर को चांद की सतह के लिए रवाना कर दिया गया। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा विक्रम लैंडर को अगले 6 दिनों तक कंट्रोल किया गया तथा इसे चांद की सतह के करीब पहुंचाया गया। 7 सितंबर को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन जैसे जैसे विक्रम लैंडर का चांद की सतह पर उतरने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के चेहरों पर भी तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि चंद्रयान 2 का यह सबसे कठिन फेज होने वाला था। आखिरी के 15 मिनट में चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जो कि वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर यानी पूरी तरह ऑटोमेटिक होनी थी, जिसे विक्रम लैंडर पर लगे कंप्यूटर को ही इसे पूरी तरह से ऑपरेट करना था। विक्रम लैंडर की रफ्तार बहुत अधिक होने के कारण वैज्ञानिक इसकी गति को काफी हद तक कम करने में सफल रहे। सब कुछ इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चल ही रहा था, लेकिन आखिरी के चंद समय में चांद की सतह से लगभग 2.8 किलोमीटर की दूरी पर वैज्ञानिकों का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क जोड़ने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन अथक प्रयास के बाद भी लैंडर से संपर्क नहीं हो सका। बाद में पता चला कि लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बजाय हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिस कारण इसे काफी नुकसान पहुंचा और हमने विक्रम लैंडर और रोवर से अपना संपर्क हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह मिशन 100% सफल न होने के बावजूद भी इसने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रमा से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण डाटा की सूचना भेजी और आज भी इसका ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हुए डेटा को एकत्रित कर रहा है और पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को भेज रहा है। उम्मीद है आप सभी को मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी को नए ब्लॉग में नए इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।